सर जैसे कि क्लास चल रहा है, मुझे सब सर समझा रहे हैं, मुझे सब समझ में आ जाता है, मेरे से क्वेश्चंस भी हो जाता है। जब सेम चीज़ मैं घर पे करने जाती हूँ तो ब्लैंक हो जाता है। डू नॉट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। और आप में से जो नीट वाले हैं उनको प्यार हो जाता है या तो बॉटनी से या सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आई बिलोंग टू ए फैमिली विच इज was not doing financially well whenever I was of your age. तो मुझे पता था मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि बिना पढ़े भी लाइफ में एक्सीलेंस अचीव करी जा सकती है। अपने आप को हमेशा चेक पे रखिए, हमेशा चेक पॉइंट पे। इट डजंट मैटर वॉट एवर कंडीशन यू आर इन। 5 पेजेस फिजिक्स के रिवाइज करने, केमिस्ट्री के रिवाइज करने, बॉटनी के रिवाइज करने, जोलॉजी के रिवाइज करने, सबके लिए टाइम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आप 1 महीना यह करके देखिए, आपकी एफिशिएंसी अगर ना इंक्रीज हो गई ना तो आप मुझे सर जैसे केमिस्ट्री के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक फार्मूला है, वैसे जब सिलेबस देख के एंजाइटी हो जाती है उसके लिए भी कोई फार्मूला है क्या? कि अगर केमिस्ट्री एक मूवी होती तो आप उसमें हीरो होते या विलन? मैं डायरेक्टर होता। आई थिंक प्लीज हैव ए सीट। तो यार जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज नीट रोड मैप, है ना? यही लिखा है ना मेरे पीछे, हाँ, नीट रोड मैप फॉर 2026, है ना? तो ऑब्वियसली आप सब 11th पास आउट है ना? क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अपने हमारी, ठीक है? एंड 11th, लेट मी गेस, है ना? लेट मी टेक ए वाइल्ड गेस विच इज आई वुड से कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है शायद उस पर एग्री करेंगे कि 11th ठीक ठीक ही गई है ना? am I right or wrong? है ना सर? आप इससे भी कुछ बुरा यूज कर सकते थे, ठीक है, बट यू हैव बीन वेरी काइंड कि आपने बोल दिया कि सो गई है, इसमें आपकी भी इज्जत बच गई, हमारी भी बच गई, है ना? तो दैट इज द स्टोरी ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स। यू आर नॉट डिफरेंट। आप कहें कि ओहो पता नहीं यार, ऐसे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका 11 जो है वो उतना ही अच्छा गया जितना कि 10th गया था, विच इज नॉट ट्रू। लेट्स बी फेयर अबाउट इट, ठीक है? 11th अच्छा भी गया होगा तो उतना अच्छा नहीं जा सकता जितना 10th गया था, ठीक है? एंड जो आफ्टर मैथ्स जो थे वो शॉक, है ना, जो 10th से 11th में आने पर जो शॉक लगा था वो शॉक भी मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है ना? सबको एटलीस्ट अब समझ जरूर है कि कैसे करना है ना? क्या करना है दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, बट कैसे करना है वो तो डेफिनेटली पता चल चुका है। क्योंकि 10th के बाद क्या था कि यार जो सर ने पढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, अपनी कॉपी की रीडिंग लगा लेते थे, और आजकल तो चल ही रहा है यूट्यूब पर, है ना? मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है? काफी रिसर्च करी जाती है, ठीक है? एंड फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन पेपर में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर तो आ ही जाता है ना? ये 10th में था, है ना? ऐसा गई है 10th, ठीक है ना? बट 11th में ऐसा नहीं था, है ना? जो इनिशियली फील हो रहा था कि यार पता नहीं बड़ा आसान है, वो कहीं ना कहीं बीच में 11th में जरूर लगा होगा कि नहीं यार चीजें शायद थोड़ी सी मुश्किल है ना? और कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि यार चीजें हाथ से जा रही है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिस मोमेंटम से स्टार्ट किया था शायद वो मोमेंटम कहीं ना कहीं क्या होता हो रहा है, लूज हो रहा है। इट इज देखो, मैं तुम लोगों को पहली बार मिल रहा हूँ, है ना? और आप सोच रहे होंगे आपको किसने बताया, है ना? यू माइट बी वंडरिंग, बट दैट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरीवन। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। हाँ, कोई एक का जाना थोड़ा आगे पीछे बोल सकता है इसमें से, आई एग्री विद इट कंप्लीटली, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो स्टोरी है वो इसी लाइन पर ही चलती है, ठीक है? एंड अब 12th स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? नाउ एक नीट 2026 तो है ही, एक और बर्डन है माइंड में, है ना? सी व्हाट वी आर डूइंग। आधी लाइन मैं बोल रहा हूँ, आधी लाइन आप बोल रहे हैं, है ना? तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम एटलीस्ट सिंक में तो है, एटलीस्ट सर को पता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और क्या करना पड़ता है, ठीक है? तो बोर्ड्स की भी बड़ी टेंशन है यार, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, हम आज के रोड मैप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? लेट्स फेस इट, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है? बहुत सारे बच्चे राइट नाउ, और मैक्सिमम आई वुड से सो, सबके माइंड में यही चल रहा होगा यार 11th ठीक ठाक हो गई है, ठीक है, आई एग्री, बट यार 12th में बहुत मेहनत करेंगे हम लोग, है ना? और 12th अच्छी भी कर लेंगे, ठीक है? एंड एडिड एडवांटेज क्या है, 12th इज अ बिट इजियर एज कंपेयर टू 11th। एंड ऐसा भी हो सकता है कि एक होता है रिगरस रूटीन होती है ना हमारी, एंड उसमें क्या होता है कि फिर एक बार रूटीन में आ जाते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं। लाइक अगर मैं रनिंग नहीं करता हूँ, आज फर्स्ट टाइम लाइक 5 किलोमीटर रनिंग करूंगा तो टफ लगेगी, बट अगर यही 10 days या 1 month या 6 months बीत जाएंगे तो उसके बाद ये टफ
नहीं लगेगी, क्योंकि वो रूटीन में आ गया। तो सेम गोज फॉर योर रूटीन ऑल्सो, कि आप एक बार रूटीन में आ चुके हो तो एक तो सिलेबस भी थोड़ा सा 12th का क्या है, इजी, ठीक है। थोड़ा आप रूटीन में भी आ चुके हो, इस कारण और भी क्या लगेगा, इजी। बट मैंने बोला लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज क्लास 11th, ठीक है। सबके माइंड में यही चल रहा है कि यार 11th ठीक ठाक गई है, बट 11th हैज ए इक्वल रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू नीट 2026। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो फैक्ट तो यही है कि 11th आपकी मैटर करती है। आई एम नॉट गोना पुट लाइक शुगर कोटेड वर्ड्स और फिर मैं उसके बाद मैं तो चले जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। बाद में रहना तो आप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 11th डेफिनेटली मैटर्स ए लॉट, ठीक है। एंड आपके लिए मेन क्या होना चाहिए राइट नाउ, ठीक है। 12th की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, सब में फर्स्ट चैप्टर चल रहा होगा, ठीक है। इनिशियल चैप्टर्स भी इजी होते हैं, वी ऑल नो इट, ठीक है। और तो आपको 11th की रिवीजन का एक प्लान जरूर बनाना चाहिए। श्योर मीन श्योर, आप हर एक बच्चे के पास लाइक आपका 12th की क्लास होती है, आज मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट्स की क्लास होती है, ठीक है। आप उनको जाके रिवाइज करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ 11th का आज रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। स्पेशली जब आपका यहाँ पे ऑफ डे होता है, ठीक है। कितने डेज ऑफ होते हैं यहाँ पे आपके? 3 डेज ऑफ होते हैं। उस दिन तो 11th पे मतलब कि टूट पड़ना है बिल्कुल। यू हैव टू बी ऑन दैट एज कि यार आज सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स, और आज मुझे क्या करना है, कंपनसेट करना है जो मेरे से गलतियां हो गई थी पिछले साल, ठीक है। अगर उन गलतियों को अब कंपनसेट नहीं किया जाएगा ना, देन इट्स ए गेम फॉर नीट 2027, लेट मी बी फ्रैंक, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा जब भी नवंबर दिसंबर व्हाटएवर द डे इज, और उसके बाद हम 11th पे वापस चले जाएं, ठीक है, और उतना अच्छा कर पाए जितना अच्छा हमने सोचा था, ठीक है। कि हाँ आप जा सकते हैं वापस, दैट इज गुड, कि यार दिसंबर में सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद 4 महीने बचते हैं, 12th तो वैसे फ्रेश होती है, तो 4 महीने में 11th तो रिवाइज हो ही सकती है, विच इज गुड, या दैट इज ट्रू। 11th रिवाइज हो सकती है उस समय में, ऐसी बात नहीं है। बट अगर कोई 11th रिवाइज करना शुरू कर देगा अप्रैल से या मई से ही, दैट ही और शी विल ऑलवेज हैव एन एडेड एडवांटेज, है ना। एडवांटेज तो रहेगा उसको, ठीक है। सो आपको सबसे पहला क्या काम करना चाहिए कि 12th के साथ साथ आपको 11th का थोड़ा थोड़ा ही, ठीक है, रिवाइज जरूर करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। हर एक के पास डेली प्लान जरूर होना चाहिए कि आज चाहे मैं फिजिक्स रिवाइज करूंगा, थोड़ा केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा, थोड़ा बॉटनी, थोड़ा ज़ूलॉजी, चारों सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते, दैट इज ओके। कॉम्बिनेशन रख लीजिए आप, लाइक ज़ूलॉजी एंड फिजिक्स या बॉटनी केमिस्ट्री, व्हाटएवर यू जो आप लोगों को सूट करे, एक टफ और एक इजी, ठीक है, ताकि आपको रहे कि यार मैंने 2 सब्जेक्ट तो रिवाइज करने ही करने हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पिटफॉल जहां पे आप गलती करने के आपके चांसेस होंगे। सेकंड, आपको एक और बात पे ध्यान रखना चाहिए कि 11 जब आप रिवाइज करने जाएं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में मेरे काम आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 95% की चलो बात कर लेते हैं, आपको 11th का कुछ भी ना आता हो ना, तब भी आप क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पढ़ सकते हो। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, दैट्स इट, व्हिच आर लाइक क्लास 9th में भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कुछ भी ना पता हो तब भी काम हो सकता है, बट ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है ना। ऑर्गेनिक में आपको पता है कि आपका जीओसी पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 11th रिवाइज करने जाएंगे तो सबसे पहले किसको रिवाइज करेंगे? जीओसी। अगर मेरी क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाली है तो सबसे पहले मैं किसको रिवाइज कर लूंगा? पीरियोडिसिटी एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह से फिजिक्स में भी कोई टॉपिक होगा, बॉटनी में भी कोई टॉपिक होगा, ज़ूलॉजी में भी कोई टॉपिक होगा, तो वो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 बातों पर अभी बात हुई। पहली बात क्या है कि क्लास 12th के साथ साथ क्या करना है? 11th रिवाइज। और कौन कौन सी सबसे पहले रिवाइज करनी है? जो 12th में आने वाले हैं, ठीक है। थर्ड, राइट नाउ प्रेशर होगा बोर्ड का, वो हमने बात भी करी है कि, ठीक है। तो एक ये जो प्रेशर है ना बोर्ड का, ये एडेड एडवांटेज है आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण, इसी प्रेशर के कारण, बाय व्हाटएवर से कि यार चाहे मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, भाई ने बोला है, बहन ने बोला है, टीचर्स ने बोला है, पीयर प्रेशर है, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, इसी के कारण आपकी 12th तो अच्छी हो जाएगी, है ना। फिर बात कहां पे रह गई? फिर वही बात, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट एक और बात का मैं आपको रीअश्योरेंस देना चाहता हूं, ठीक है।
जैसे कि आपको कहीं लग ना रहा हो, ठीक है, कि यार अगर 11 खराब हो गए तो अब गेम हाथ से निकल गई है। दैट इज नॉट ट्रू, एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। आई हैव बीन हियर लाइक मुझे 2 साल हो गए अब अहमदाबाद में आए हुए, ठीक है, और पहली बार आ रहा हूं मैं यहाँ पे आपके साथ विद्यापीठ में, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है ड्यू टू वन थिंग और द अदर, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ही, मैं आपको अहमदाबाद का ही अगर एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात हुई, ठीक है, जो उनका 11th बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बट दे हैव डन फेयरली वेल व्हेन इट कम्स टू क्लास 12th एज वेल एज नीट। सो मेक श्योर करिए कि बोर्ड की इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से मैनेज हो ही जाएगा। ज्यादातर आपको ध्यान देना है अपने 11th की रिवीजन पे एज वेल एज 11th के उन टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करना है जो क्लास 12th में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्ट, ठीक है। जब भी हम टेस्ट देते हैं होता क्या है कि मान लेते हैं 2 चैप्टर का टेस्ट है, 2 चैप्टर का टेस्ट ऑलमोस्ट अच्छा हो जाता है ना, बट बात आती है जब वही 2 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, है ना। टोटलिटी में 5-5 चैप्टर भी आ गए चारों के तो वो 20 हो गए, ठीक है, या मान लो 10-10 भी आ गए तो 40 हो गए। अब उस समय कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसा है ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करें, आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करें और आप में उतना कॉन्फिडेंस आ जाए जितना कि आपको आना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दैट इज नॉट हाउ द गेम्स आर रन। गेम्स आर रन when there are multiple revisions, ठीक है। और फिर वही बात मैंने अभी बोला कि अगर कोई एक बच्चा अप्रैल मई में स्टार्ट करना है अपनी 11th की रिवीजन को और एक बच्चा कब स्टार्ट कर रहा है, दिसंबर या जनवरी में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो अप्रैल से रिवाइज कर रहा है वो ज्यादा नहीं, लेट्स टेक इट ए मिनिमम, बेयर मिनिमम ना, बहुत कम कम लेके चलते हैं, मान लो तो 2-3 रिवीजन तो कर चुका होगा 6-7 महीने में, और जो जनवरी में स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, फर्स्ट रिवीजन करेगा। तो आपको चेंज गेम होती हुई वहां पे नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम 4th टाइम रिवीजन करेंगे, जब हम भी जनवरी में जाके रिवाइज करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, जो 4th टाइम का कॉन्फिडेंस होता है ना वो एक अलग ही प्रकार का होता है एज कंपेयर टू जो फर्स्ट टाइम रिवाइज करने के बाद आता है। उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता फर्स्ट टाइम। आज अभी बोल दिया जाए कि 11th का टॉपिक रिवाइज करते हैं तो यू विल नॉट गेट दैट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बट डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन फॉर द 4th टाइम तो तब बात बहुत चेंज हो जाती है। इट चेंजेस ए लॉट, इट चेंजेस द गेम ऑल्सो कि यार नहीं यार अब मेरे को लग रहा है कि चीजें जो पजल होता है ना, पजल पहले शुरू में समझ नहीं आता, समझ नहीं आता, फिर जब आधे से ज्यादा पजल बन जाता है तब समझ आने लगता है नहीं यार मैं कर रहा हूं, है ना, वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है आपको दिसंबर जनवरी में। सो टेस्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपने आप को हमेशा चेक पे रखिए, हमेशा चेक पॉइंट पे। इट डजंट मैटर व्हाट एवर कंडीशन यू आर इन। टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं, इवन देन देयर इज नॉट ए रूम फॉर पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है, गलतियों से सीखना है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस जरूर करिए, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टन सेट ऑफ मिस्टेक्स। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं क्या गलती करता था आप लोगों की एज में। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो मेरा माइंड ही कह देता था कि आगे करेक्ट ही पूछा होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अपने बारे में, क्या कि बस पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आगे पढ़ा ही नहीं, करेक्ट लिखा है इनकरेक्ट लिखा है, मेरे माइंड ने कह दिया कि क्या पूछा है, करेक्ट, एंड पहली ऑप्शन ही करेक्ट होगी और उसी को मैं ए लगा के BCD पढ़ूंगा भी नहीं और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सो देयर आर, मुझे पता है अपने बारे में यार मेरी यही गलती है। इट्स नॉट कि मुझे वो क्वेश्चन आता नहीं था या मैंने पढ़ा नहीं था या मैंने पहले अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने सब कुछ किया हुआ था, ठीक है, बट द थिंग इज कि मेरा वो जल्दी जल्दी करने की आदत है तो उस कारण मेरे से वो गलती होती है। जैसे मुझसे कुछ गलती होती है आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो रही होंगी, ठीक है, और वो कौन एनालाइज कर सकता है, आप, है ना, वो कोई नहीं बता सकता। कोई भी टीचर आपके मार्क्स से ये नहीं बता सकता कि आप गलती क्या कर रहे हो। वो ये जनरल सेट ऑफ रूल्स बता सकता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वेयर द प्रॉब्लम लाइज, ठीक है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां पे है वो तभी पता चलेगी जब आप क्या करेंगे, टेस्ट एनालिसिस, है ना। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले वो क्या करता है, ब्लड एनालाइज करता है आपका, है ना, वो उसके बाद उसके पास भी 10-12-20 ऑप्शंस होते हैं, शायद ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, बट जब वो ब्लड एनालिसिस कर लेता है, टेस्ट की रिपोर्ट सामने आ जाती है, तब उसे पता चलता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब इसका डायग्नोसिस इस प्रकार से या इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेम इज द केस विद यू पीपल। टेस्ट एनालिसिस विल प्ले ए वेरी बिग रोल। You have to be on your toes when you are doing your test analysis. अपने आप को बिल्कुल छोड़िए मत, ठीक है। खराब नंबर आए हैं तब भी टेस्ट एनालिसिस करना है, अच्छे नंबर आए हैं तब भी टेस्ट एनालिसिस करना है। अपनी मिस्टेक्स की एक कॉपी बनाइए, ठीक है।
उस कॉपी में पता होना चाहिए आपको कि यार बार बार क्वेश्चन आता है और मैं इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन को गलत करके आता हूं, या ऐसा तो हो जाता है मैं इंडक्टिव इफेक्ट पे क्वेश्चन कर लेता हूं, मीजोमेरिक इफेक्ट पे क्वेश्चन कर लेता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन पे क्वेश्चन कर लेता हूं, बट जब तीनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आता है ना, मैं उस पर गलती करके आ जाता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता इंडक्टिव से आंसर देना था या रेजोनेंस से या हाइपर कॉन्जुगेशन से देना था। ठीक है, तो आपको ये बात पता जरूर होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी नोन अबाउट योर स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर आप मुझे अपना टेस्ट पकड़ाएंगे मैं बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे बैकग्राउंड नहीं पता है आपका। आपने जितने भी आप मार्क्स लेके आए हैं उसके पीछे आपने कितनी मेहनत करी है उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मेरे पास तो सामने वो एक शीट ऑफ पेपर है, उसमें एक डिजायर्ड सेट ऑफ मार्क्स है, उसके बिहाफ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूं कि कहां कहां क्या क्या किया जा सकता है। बट अगर आप कहें कि आपको यू वांट टू नो द होल पिक्चर, you are the one who is directing the film, you are the one who is acting in the film, you are the one who is the hero or heroine of the film, so you are the one who knows कि कहाँ पे मेरे को और tweak करने की जरूरत है। ठीक है, so keep those things in your mind। ठीक है, and very very important is always keep your spirits high, always keep your spirits high। There are gonna days gonna come which have like you have been in that situation in the class 11th। I wouldn't say कि आपने ऐसा फील नहीं किया होगा, आपने प्रॉपरली फील किया होगा क्लास 11th में, जैसा कि हमने शुरू में बोला भी कि यार चीजें हाथ से निकल रही है। ये 12th में भी फील होगा, ऐसा नहीं होगा कि 12th स्मूथ सेलिंग हो सकती है, प्रिपरेशन स्मूथ सेलिंग नहीं हो सकती, दोनों में फर्क है। लाइक कोई आज कोई बच्चा आप में से कोई प्रण उठा ले, यार मैं अपनी क्लास 12 बहुत अच्छे तरीके से करूंगा यार, बात की बाद में देखे जाएंगे, उसको 12th में बहुत अच्छा स्कोर करेगा, नीट में भी हो सकता है और अपने बोर्ड्स में तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा। ठीक है, बट फिर वो ऑब्वियसली नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो नीट 2026 की जगह 2027 की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो देयर विल बी डेज विच विल बी टफ, एंड टफ थिंग्स जो है वो ही आपको टफ बनाएंगी। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ स्मूथ सेलिंग होता, ठीक है, तो शायद आपने ये फील्ड ली भी ना होती। यू वुड हैव लाइक ऑप्टेड फॉर ए सम अनदर फील्ड जिसमें कुछ चीज़ें आसान होती। यू आर रेडी फॉर ए मैराथन, येस इट इज़ द स्टार्ट ऑफ ए मैराथन, इवन आफ्टर गोइंग टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द MBBS, डू नॉट थिंक द मैराथन हैज़ एंडेड, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, एंड इट्स ए मैराथन, एंड मैराथन में कभी कभी ऐसा होता है, हम कभी कभी पीछे रह जाते हैं, कभी कभी कोई आगे भी निकल जाता है, एंड इट्स ओके, इट्स ओके। वी कैन लाइक ऑलवेज चेंज द गियर एट एनी मोमेंट ऑफ द गेम। इट डज नॉट अबाउट कि यार लास्ट में जाके चेंज करना है, कभी भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि ये एक मैराथन है, एंड देयर विल बी डेज व्हेन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, देयर विल बी डेज व्हेन यू विल बी वे अहेड, बट यू हैव टू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड एज वेल एज मोटिवेटेड। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो चीजें हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड रहें। ठीक है, कभी भी बहुत ज़्यादा बाहर के फैक्टर से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो हो रहा है, साथ वाले के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, आने दीजिए, कम आ रहे हैं, आने दीजिए। आप क्या इंप्रूवमेंट कर लेके आ सकते हैं अपने आप में, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ 1 year ऑफ डेडिकेटेड हार्ड वर्क इन नीट इज definitely enough to crack it with a very good rank, very good rank. I have seen people who have like done and dusted in the class 11th, but they performed exceptionally well when it comes to class 12th as well as in NEET। ठीक है, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बट हाँ, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अभी जो बात बोली मैं फिर उसी को रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं प्लीज थोड़ा उनसे हैम्पर कम होइएगा। आपकी क्लास में किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ओके, कम आ रहे हैं, ओके, आई मीन यू डोंट हैव टू बी लाइक, उनसे परेशान होने के बजाय आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे आज 200 आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम 250 कैसे आएंगे, 250 आ रहे हैं उसको मैं 320 पे कैसे लेके जाऊंगा, 320 से 400 कैसे लेके जाऊंगा। यू मस्ट हैव ए प्लान इन योर हैंड। ठीक है, आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 14 डेज बाद है, तो आपके पास 14 डेज का प्लान होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कि यार मैं पहले दिन जाके ये रिवाइज करूंगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, और 14 डेज तक मैं अपना कम से कम 1 या 2 रिवीजन तो लगा चुका होगा इतने सिलेबस की। ठीक है, जिसके कारण मैं अच्छा स्कोर कर सकूं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार अच्छा फ्राइडे पता चला ओहो टेस्ट है, तो यार आज घर जाके बैठ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज डेफिनेटली गोना हैम्पर योर प्रोग्रेस। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएंगे ना उस केस में। अरे फ्राइडे को भी स्टार्ट करोगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएंगे ही, चाहे 100 आए, 200 आए,
बट ये डेफिनेटली बात है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है उसमें, ठीक है, और फिर उसकी एक आदत पड़ जाएगी, और जब आप इस लूप में एक बार फंस जाएंगे तो वही होगा, हमेशा यही होगा कि हर संडे के टेस्ट की तैयारी कब शुरू होगी? फ्राइडे नाइट को, ठीक है, और उस लूप में किसी भी कीमत पर आपको फंसना नहीं है, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड, मजा लीजिए क्लास 12th का, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे मैक्सिमम बच्चे एग्री करेंगे, ठीक है। डू नॉट फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से प्यार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप में से जो नीट वाले हैं उनको प्यार हो जाता है या तो बॉटनी से या, है ना, तो और वो बड़ा तगड़ा हैम्पर करता है आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है। स्कोर करिए, अच्छा स्कोर करिए, आप एम फॉर 180 आउट ऑफ 180 इन बॉटनी एंड ज़ूलॉजी, बट आल्सो एम फॉर द सेम व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बॉटनी ज़ूलॉजी तो अच्छी हो रही है, इस साल बॉटनी ज़ूलॉजी कर लेते हैं, अगले साल देख लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। वो कभी हाथ नहीं आएगी, कभी भी हाथ नहीं आएगी, चाहे आप इस साल के बारे में बात करिए या आप नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करिए, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जितना जिसके लिए रिक्वायर्ड है, लाइक बॉटनी के लिए इतना रिक्वायर्ड है तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि मान लेते हैं ना, एक हिपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, मेरे बॉटनी में ना राइट नाउ 170, 175, 176 आ जाते हैं, ठीक है, एंड विच इज अ गुड इनफ स्कोर, विच इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। एंड फिजिक्स में आ रहे हैं मेरे 80, और फिर भी क्लास के किसी बच्चे के कारण या ईगो पे लेके या व्हाटसोएवर द रीजन इज, मैं सोच रहा हूं नहीं यार अगली बार 180 आउट ऑफ 180 लाने हैं, ठीक है, और जो फिजिक्स में 80 आ रहे थे वो भी क्या जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, किसी भी कॉस्ट पे ऐसा नहीं करना है। आप बॉटनी में जितनी और मर्जी मेहनत कर लेंगे, 176 आ रहे हैं तो सिर्फ 4 ही मार्क्स इंक्रीज होने हैं, दैट मींस 1 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। और वहां पर स्कोप कितना है? दैट इज स्कोप ऑफ 25 क्वेश्चंस। अगर 80 आ रहे थे 180 जाने के लिए कितना स्कोप है? 25 क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली वहां पर गेम भी ज्यादा बची है, आपको एफर्ट भी उधर ज्यादा लगाना चाहिए और रैंक भी इंप्रूव तब ही होगा, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, डू नॉट फॉल इन लव विद इट। हाँ, उतना काम जरूर करिए कि जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, जिससे आप अच्छा रैंक ला के आ सकें, ठीक है। बट ये नहीं करना है कि नहीं यार बस यही, और फिर वही ईगो पे नहीं लेना है, आसपास में नहीं देखना है कि यार किसी के कितने आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। टोटलिटी में किसके ज्यादा आ रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम तो नहीं बट इक्वल मार्क्स जरूर लाने की कोशिश करिए, ठीक है। 2 पर्सन्स हु आर स्कोरिंग, मान लेते हैं हिपोथेटिकल नंबर के 400 नंबर आ रहे हैं उसके, 400 हालांकि अच्छे नंबर नहीं है बट आई एम जस्ट एग्जांपल लेने के लिए मैं बात कर रहा हूं, और एक के 400 आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, उसके फिजिक्स में भी 100 है, केमिस्ट्री में भी 100 है, बॉटनी में भी और ज़ूलॉजी में भी 100 है। और दूसरा ऐसा है उसके 180 आउट ऑफ 180 है, बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 है, ज़ूलॉजी में, और केमिस्ट्री में भी 20 है और फिजिक्स में भी 20 है। आप बताइए किसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी चल रही है? पहले वाले की, है ना। तो वो आपको बात पता है और आपको ये बात पता रहनी चाहिए अगले साल तक, ठीक है, कि यार नहीं उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही है, उसको ओवरऑल आइडिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, वो तो दोनों में ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि जब ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे आप बाकी दोनों के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप बाकी दोनों के ऊपर काम कर रहे होंगे ये वीक होना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये अपने आप ही वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण किसी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है, पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में क्या करना होता है, आपको सभी में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, एंड उसी में एक्सेल करना है, ठीक है। अब मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, वट एवर यू हैव इट इन योर माइंड यू कैन आस्क, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, गो फॉर इट। सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मैं रास्ते में आते हुए याद कर रहा था, ठीक है, एंड समहाउ तुमने वही पॉइंट पे ना बात कर लिया। आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हर एक की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। आई बिलोंग टू ए फैमिली विच इज वॉज नॉट डूइंग फाइनेंशियली वेल, ठीक है, ऑलमोस्ट थ्रू आउट माई लाइफ वेन एवर आई वॉज ऑफ योर एज। तो मुझे पता था कि मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। आपको पता होता है ना, मतलब कि हेयर और देयर,
मतलब कि आप कहीं मिडवे नहीं था, ठीक है, कोई मिडवे नहीं था। या तो आप पढ़ के कुछ बन सकते हैं, ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि तुमने पूछ लिया तो मैं बता भी देता हूँ, मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट आई वुड से सो, ठीक है, वो ये था कि क्लास 12th पास हुई थी, ठीक है, अच्छा स्कोर किया था मैंने। एंड जब आपके घर में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता तो क्या करते हैं आप, यू लुक फॉर द गाइडेंस आसपास, किसी से रिलेटिव से पूछते हैं। आपके मम्मी पापा गाइड, आपका बड़ा भाई बहन कोई था नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मम्मी पापा इतने नहीं थे कि वो गाइड कर दें आपको, ठीक है, तो यू लुक फॉर गाइडेंस इन द फैमिली, ठीक है। तो फैमिली के बहुत ही मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बस मैंने उनसे पूछा कि अब क्या करना है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कुछ, आपने बस 11th-12th कर लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, अब क्या करना है, आप ही तो बताएंगे हमें, बिकॉज यू आर द वन जो फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो वेल सेटल्ड हैं, यू आर द वन हुज गोना गाइड मी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने प्लान बताया, ठीक है, वो मेरे प्लान से तो बिल्कुल अलाइन नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। एक होता है आप थोड़ा बहुत तो अलाइन होते हैं ना यार, कुछ शायद, ठीक है, जो उन्होंने मुझे प्लान बताया। एंड मैं एक पेटी टाइप होती है, इफ़ यू हैव सीन ओल्ड होम्स, देखा है, वो बड़ी सी एक पेटी होती है, ठीक है, उसके ऊपर संदूक रखते हैं, संदूक है ना, तो वो रूम में बैठे हुए थे, सामने ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं संदूक पे चढ़ के बैठा हुआ था। एंड उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, है ना, प्लान बताने के बाद उन्होंने, मैं ठीक है, ओके, नमस्ते नमस्ते, चले गए। मैं उस संदूक पे 2-3 घंटे बैठा रहा, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ा शौक लगा था। मुझे लगा जो उन्होंने प्लान बताया है, तो मैंने 11th-12th में इतनी मेहनत क्यों करी, ये प्लान तो 10th पास भी कर सकता है ना। पहली बात तो मैंने 11th-12th ही क्यों करी है, और फिर मैंने 11th-12th में इतनी मेहनत क्यों करी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज माय मोटिवेशन कि यार ये स्टोरी ऐसे एंड नहीं होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे एंड होगी, वो उस समय ऐसा नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, सच्ची बात बताऊं, बट मुझे इतना पता था कि ये स्टोरी ऐसे एंड नहीं होगी। जो भी प्लान मेरे लिए बताया गया है, मुझे थाली पे परोस के दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे तो एंड नहीं होगा। इट विल चेंज, हाउ इट विल चेंज, क्या उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, कितना मेहनत करना पड़ेगा, वो तो फिर समय बताएगा, जैसे जैसे समय आएगा वो बताएगा। बट मुझे इतना पता था ये वाला प्लान तो मैं फॉलो नहीं करूंगा फॉर श्योर। तो मुझे लगता है वो मेरा मोटिवेशन था, एंड आई हैव चेंज्ड इट, आई हैव ब्लडी चेंज्ड इट, आई हैव चेंज्ड इट फॉर द, नॉट फॉर माय इमीडिएट फैमिली, आई हैव चेंज्ड इट फॉर माय होल फैमिली, ठीक है। सो आई हैव डन इट, ठीक है। हाँ बताइए बेटा। सर पेपर में कोई हार्ड या ट्रिकी क्वेश्चन देखने के बाद माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, फिर उसको कैसे ओवरकम करें कि माइंड ब्लैंक ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है ना तो माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, फिर क्या करें उस समय, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है कि मान लेते हैं 45 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हार्ड, ठीक है, विच इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, मॉडरेट है या टफ है व्हाटसोएवर, अब वो वोकैबुलरी हमारी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। एंड अनफॉर्चुनेटली वो 4 क्वेश्चन ही पहले 4 क्वेश्चन है, आप समझे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। आपसे पहला क्वेश्चन नहीं होता है तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन टॉक देते हैं, है ना, नहीं कोई बात नहीं यार, ये तो हो सकता है, ठीक है। दूसरे में वो सेल्फ मोटिवेशन टॉक आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तीसरे में आप उदास हो जाते हैं, और चौथे में रोना आने लगता है आपको, ठीक है ना, है ना। एक काश ऐसा होता कि मैं पैदा ना होता, है ना, दैट इज द लाइन विच कम्स टू अवर माइंड व्हेन इट कम्स टू 4th क्वेश्चन, है ना, एंड दैट इज ट्रू यार, है ना। किसी के लिए भी बीइंग इन दैट सिचुएशन, ठीक है, इट इज नॉट इजी, नॉट इजी, ठीक है। मुझे लगता है कि उस समय जो पहले क्वेश्चन के बाद करना वही सबसे बढ़िया है, वो है सेल्फ टॉक। इफ क्वेश्चन अगर आप, अच्छा एक और इसी क्वेश्चन से मैं रिलेट करके आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आप बिलीव करो या ना करो, ठीक है, आप किसी को बताओ या ना बताओ, ठीक है, डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट आपको पता होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, पता होता है ना सबको। एंड थोड़ा इफ एंड बट हो सकता है, थोड़ा इफ एंड बट हो सकता है, मैं एग्री करता हूं उस पॉइंट से, बट सबको पता जरूर होता है कि यार नहीं मेरी प्रिपरेशन कैसी है। तो मुझे लगता है कि जब आपने डिसाइड कर रखा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, तब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यार हजारों क्वेश्चंस किए यार, क्लास में किए, मॉड्यूल से किए,
टेस्ट से किए, टेस्ट एनालिसिस किया, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है जो अभी नहीं हो रहे मेरे से, मैंने ये नहीं कहा कि आप छोड़ के आओगे उनको, दैट इज ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है। आपसे अभी नहीं हो रहे, आप उसको होल्ड करके रखें, आप आगे करें, आप उन क्वेश्चंस पे वापस आए, वो डेफिनेटली आपसे होंगे। सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन इट कम्स टू क्लास 12th। आजकल 12th बोर्ड का पेपर बड़ा आसान आता है, हमारे टाइम पे थोड़ा टफ आता था। आप ओल्डर जनरेशंस के पेपर देखेंगे, हमारे पेपर में, मेरे पेपर में क्वेश्चन आने के बाद, क्या बोला मैंने, मेरे सीबीएसई बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आने के बाद मैंने वो क्वेश्चन कई सालों बाद जेई मेंस में देखा है, नीट में देखा। सो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ द पेपर। ऐसा नहीं बोला अगले साल ही आ गया, 10वें साल बाद मैंने देखा अरे यार ये तो नीट में भी क्वेश्चन आया, अरे यार ये तो जेई मेन में भी क्वेश्चन आया, बट वो फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन वो हमारे बोर्ड में आया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब मैं कराता हूं तो मैं बच्चों से को बताता भी हूं, और क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि पहली बार में आप गलती कर सकते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्लास 12th में बोर्ड का पेपर देने गया केमिस्ट्री का, एंड मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला था कि तेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। जब आपके टीचर बोल देते हैं ना कोई यार, तो आपको पता नहीं कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने झूठ बोला, है ना, मे बी दैट इज द केस, बट मेरे को पता क्या था कि मेरे टीचर ने सच बोला। उसका रीजन क्या है, मेरा लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस। अरे पूरा साल देखा ना उसने मेरे को, आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम्स, जो कि क्लास में हुए, ट्यूशन में हुए, उन सब में अच्छा किया आपने, तो फिर आपको थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी और एक टीचर द्वारा बैक्ड कॉन्फिडेंस भी होता है। और उन्होंने हमारे बैच में बोल दिया था कहीं पे, इसका पेपर बड़ा अच्छा होगा रिवीजन के टाइम, ठीक है, तो वो आपको लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। बट डेस्टिनी हैज डिफरेंट प्लान्स, ठीक है। आप मैं स्टोरी मैंने कई बार ऑनलाइन भी बताई है क्लास के अंदर। ऐसे ना बेंच लगे होते हैं, तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ था वहां पे, एंड इधर एक्सट्रीम राइट पे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, उसका नाम था गोविंद, ठीक है। एंड गोविंद को पता था कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, इसका एग्जाम अच्छा होगा। क्वेश्चन पेपर वहां से बंटना शुरू हुआ, मेरी थोड़ी जो रीडिंग स्पीड है वो अच्छी है, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो मैंने पहले 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं पहले पेज पे, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, मेरे को नहीं आता था। मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, मेरे को नहीं आता था। मैंने तीसरा क्वेश्चन देखा, मेरे को नहीं आता था। मैंने चौथा क्वेश्चन देखा, मेरे को नहीं आता था। एंड अभी तक ज़्यादा पेपर बटे भी नहीं है, शायद टीचर यहाँ कहीं पे होगा। अब मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया, एंड पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड, व्हाट हैपेंड। मैंने गोविंद की तरफ देखा, ठीक है। तो गोविंद बहुत दूर बैठा हुआ है, तो गोविंद ने पूछा कैसा है, सभी यही पूछेंगे कैसा आया पेपर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन विल आस्क, ठीक है, कैसा आया पेपर। तो मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ नहीं आता। अभी तो मैंने पीछे पलटा भी नहीं था, ठीक है, बस पहले 4 क्वेश्चन देख के नहीं आते हैं, एंड आई वाज कंप्लीटली डिसहार्टेंड। आप मानो या ना मानो, नाम उसका गोविंद था, बट मेरे लिए वो कृष्ण भगवान बन के आया था। व्हाट ही टोल्ड मी एट दैट टाइम, ठीक है, कि तू कर ले, उसने इशारे से बोला कि तू कर लेगा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने पीछे से 5 नंबर वाले क्वेश्चन से पेपर करना शुरू किया। मैं ही वो बंदा हूं जो आपको कह रहा हूं मेरे को चारों क्वेश्चन नहीं आते थे। मैं ही वो बंदा हूं जो मैं कह रहा हूं कि मैंने चारों क्वेश्चन करके आया और चारों करेक्ट करके आया। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि एग्जाम के स्टार्टिंग में आपका जोन ही कुछ और होता है, अरे इन डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, है ना। पता अब उस समय क्या हुआ होगा, was it an anxiety और पैनिक अटैक, आई डोंट नो द वर्ड, मेरे पास वो टर्मिनोलॉजी नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूं कि मेरे को नहीं आते थे वो चारों क्वेश्चन, और मैं ही कह रहा हूं कि मैं वो चारों क्वेश्चन करके आया था। वो सारे सिंपल 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन वैसे ही आसान होते हैं यार, सारे के सारे, ठीक है। तो मैं सारा पेपर अटेम्प्ट करके आया था, सारा सही अटेम्प्ट करके आया था, ठीक है, एक्सेप्ट 1 मार्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलती हो गई थी उसमें, ठीक है। तो मैं सारा सही करके आया था। तो मैं सेम पर्सन आपको बोल रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि वो शायद एग्जाम का माहौल था। तो अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहां पर लगे आपको लगातार ही 1-2 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो पैनिक मत करिए, उसको साइड में रखिए, आगे मूव करिए, ठीक है, ठीक है, डीप ब्रेथ, ठीक है, उनके लिए टाइम बचाइए, उन पे वापस जरूर आना है, फॉर श्योर उन पे वापस आना है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर, ठीक है। और बताइए, हाँ प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड सिमिलरली हमारे ऑफलाइन फैकल्टीज़ भी हमको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली निर्दोषिका मैम। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि बिना पढ़े भी लाइफ में एक्सीलेंस अचीव करी जा सकती है। हाँ, क्यों नहीं, हु सेड सो, कि आपके पास यही एक तरीका है कि नीट होगा तो आप सक्सेसफुल होंगे, और नीट नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ना, इट्स नॉट, आई
कंप्लीटली मैं इस पे बिलीव नहीं करता। आज के जमाने में तो शायद मेरा जमाना कुछ और था यार, है ना। मैंने बोला अभी अभी कि मेरे को तो पता था, या तो पढ़ लो या गए, ठीक है। तो मेरा टाइम कुछ और था। शायद ये क्वेश्चन मैं अपने ऊपर लागू करता आज से 25-30 इयर्स बैक, तो आई वुड हैव सेड कि नहीं यार, करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ने का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो नीट हो सकता है, जेई हो सकता है, कोई थर्ड एग्जाम हो सकता है। आप लोगों के लिए शायद मैं ऐसे हार्श वर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूँ। द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड ए लॉट, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, ठीक है। हो सकता है यार तुम में से कोई ऐसा पर्सन बैठा हो, मे बी 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन, हु विल बी ए बिजनेस टाइकून, हु नोस, ठीक है। और उसको मैं नीट के ही एक दायरे में बंद करके रख दूं, आई वुडंट, ठीक है। बट इफ इट इज योर ड्रीम, ठीक है, then definitely you have to go like all guns blazing। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज को छोड़ेंगे ना, जो भी देखो सबने लिया होगा तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, ठीक है। एक का एटीट्यूड यह है कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, ठीक है। देन आई एम एग्री विद यू, ठीक है। समवन हु हैज लाइक इस सपने को बचपन से उसने ना उसका बीज बोया है, उसको बड़ा किया है, अब उसको फल आने का समय हुआ है, और वो समय अगर उसे छोड़ देगा, मैं बहुत डिसहार्टन होगा। क्यों? क्योंकि वो एक आदत है, क्विट करना एक आदत होती है आपकी, ठीक है। आज इसमें क्विट करेंगे, कल हो सकता है किसी और चीज में क्विट करें, हो सकता है फिर थर्ड किसी और चीज में क्विट करें, ठीक है। फिर तो वो यही होगा ना, स्टार्ट करेंगे और छोड़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और छोड़ेंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आई वुडंट से नीट इज द ओनली एग्जामिनेशन विच कैन मेक यू सक्सेसफुल, आई नेवर से इट, ठीक है, नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कभी भी नहीं मैंने बोला। और बोलिए। सर जैसे केमिस्ट्री के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक फार्मूला है, वैसे जब सिलेबस देख के एंग्जाइटी हो जाती है उसके लिए भी कोई फार्मूला है क्या? जैसे केमिस्ट्री के लिए कोई फॉर्मूला है, वैसे सिलेबस मतलब केमिस्ट्री में हर कोई कॉन्सेप्ट के लिए फार्मूला होता है, वैसे जब सिलेबस देख के एंग्जाइटी हो जाती है उसके लिए भी कोई फार्मूला है? हाँ, तो ब्रेक इट डाउन ना। डोंट थिंक अबाउट के अगले साल नीट में क्या होने वाला है, मैं आज क्या करने वाला हूं उसके बारे में सोचिए ना। आज पूरा फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं रिवाइज किया जा सकता, 4 पेज रिवाइज किए जा सकते हैं, बट 4 अच्छे तरीके से रिवाइज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो वही एंजाइटी को हैंडल करने का तरीका है ऐसा, क्योंकि सिलेबस देखेंगे तो इट इज सो वास्ट, और ऐसा लगता है हम कितना पीछे रह गए हैं ना, है ना। आई एम रीडिंग ए बुक विच हैज ए नेम के हिंदी बुक विच इज बहुत दूर कितना दूर होता है, एंड शी इज आस्किंग द सेम थिंग, है ना। तो इसको लग रहा है इतना बड़ा है यार, ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में भी वही बात हो रही है। तो आपको कभी कभी लगता जरूर है कि वो दिन कब आएगा, है ना, कि जब हम ये सब कवर कर लेंगे। आई थिंक ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस, ठीक है, एंड स्टे इन प्रेजेंट, ठीक है। थोड़ा सा 11th का ध्यान दीजिए और 12th पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना करेंगे अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सर मेरा एक फन क्वेश्चन है कि अगर केमिस्ट्री एक मूवी होती तो आप उसमें हीरो होते या विलन? केमिस्ट्री एक मूवी होती तो मैं हीरो होता कि मैं विलन होता? है मैं डायरेक्टर होता, आई थिंक। तो आई वुड हैव मेड एवरीवन ना डांस टू इट्स ट्यून्स, ठीक है। सर तो मेरा क्वेश्चन है, मतलब हम अगर एग्ज़ाम में वैसे प्रिपेयर करके जब नहीं जाते तो टेस्ट अच्छा नहीं जाता, फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब प्रिपेयर करके जाते हैं और टेस्ट अच्छा नहीं जाता तो फिर लैक हो जाता है। हाँ, आगे वाला टेस्ट देने के लिए भी मतलब मन नहीं करता। मन नहीं करता, हाँ, मतलब एकदम ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? आई थिंक क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। मतलब कि अच्छा नहीं कर, मतलब प्रिपरेशन नहीं करी होती, फिर खराब मार्क्स आते हैं, तो ठीक है यार, खराब मार्क्स आए, ठीक है। आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तब थोड़े से मार्क्स कम आ जाते हैं, तब लगता है यार अब तो प्रिपेयर करने का मन ही नहीं कर रहा। इसका रीज़न ना समहाउ 11 से रिलेटेड है। अब माने ना माने, वेदर यू वांट टू एग्री विद मी और नॉट, इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट द थिंग इज 10 तक हम कभी मेहनत ही नहीं करते, है ना। ये फैक्ट है ना। कुछ जाने एग्री नहीं करेंगे, दैट इज ओके, आई एम ओके विद इट, इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे पढ़ना ही ऐसा लगता है कि पता ही नहीं कितना पढ़ लिया यार, है ना। तो वो एक है, ठीक है। एंड 11 जब आती है ना, फिर 11th आती है बिल्कुल ऐसे ना, एक सीधी चलती हुई ट्रेन में, है ना, चलती हुई ट्रेन में भूकंप आ गया हो जैसे, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आता, ट्रेन इधर गिरेगी उधर गिरेगी, आप किधर गिरेंगे, ठीक है, ऊपर से सामान गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज क्लास 11th फॉर यू, ठीक है। एंड लाइफ में जब भी हम पहली बार जब मेहनत करना शुरू करते हैं ना, whatever the first time is, whether it's class 11th, class 12th, whether it's dropper or whether it is anywhere else, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी।
अनफॉर्चुनेट है कि ये आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। और वही आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है, कि समहाउ आप एक आध टेस्ट के लिए बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, वो अच्छा नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस क्या जाता है नीचे। आपको करना क्या है, दोबारा शुरू करना है, ठीक है, फिर तीसरी बार शुरू करना है, फिर चौथी बार शुरू करना है, फिर पांचवी बार शुरू करना है। आप देखेंगे वो 4, 5, 6 टेस्ट के बाद हायर इंप्रूवमेंट तो हो रही है। वट एवर द लाइक स्लोप ऑफ द इंप्रूवमेंट, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। किसी के लिए हो सकता है 200 से 400 पहुंचना एक ही टेस्ट का रास्ता हो, और किसी के लिए 200 से 400 पहुंचने के लिए 4 टेस्ट और लग जाए, ठीक है। मैं एग्री करता हूं, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल, वी ऑल हैव डिफरेंट कैपेबिलिटीज एज वेल एज डिफरेंट लिमिटेशंस आल्सो, ठीक है, बट यू हैव टू डू इट अगेन। मतलब देयर आर नो इफ्स बट, आई कैन नॉट शुगर कोट एनीथिंग टू यू, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जब वो बार बार हथौड़े को मारते रहते हैं ना पत्थर के ऊपर, है ना, और 1000 टाइम पे जाके वो हथौड़ा ऐसे पत्थर टूट जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि वो 1000 टाइम जो हथौड़ा मारा था ना उसने तोड़ा है। वो किसने तोड़ा है? 999 जो थे उनकी एफर्ट्स भी उसमें क्यूमुलेटिव इन्वॉल्व। सो यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन, डोंट गेट डिसहार्टेंड, बट यू हैव टू मींस यू हैव टू, ठीक है। देयर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट, ठीक है। और कोई? सर जैसे कि क्लास चल रहा है, मुझे सब सर समझा रहे हैं, मुझे सब समझ में आ जाता है, मेरे से क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। जब सेम चीज़ मैं घर पे करने जाती हूँ तो ब्लैंक हो जाता है। जो सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था वो घर पे जाके नहीं होता। अच्छा, जो सेम क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं वो घर पे जाके नहीं होता। मेरे ख्याल से समहाउ इट इज रिलेटेड टू रिवीजन। शायद आप रिवीजन को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है, हमारी एक टेंडेंसी होती है चीज़ों को याद करने की। बात कॉन्सेप्ट की हो रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, याद। दोनों में फर्क है, मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझना और उसको याद करना। याद करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद क्या होता जाएगा, रब होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा है आपने और रिवीजन अच्छे तरीके से करा, मेरे ख्याल से समथिंग इट इज व्हाट आई कैन डायग्नोज राइट नाउ, इट इज रिलेटेड टू रिवीजन। शायद रिवीजन उतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, घर पे भी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे डीपीपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको टाइम बाउंड स्टडी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी, मेरे ख्याल से आज के आप इस नीट रोड मैप की अगर कोई मेरे से बात लेके जाना चाहते हैं तो इस बात को जरूर लेके जाइए, इट शुड बी ए टाइम बाउंड स्टडी। कि आज मुझे अगर रिवाइज करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का कुछ मुझे रिवाइज करना है, ये 5 पेजेस हैं, आज मेरे को ये रिवाइज करने हैं, तो पहले तो मैं इन 5 पेजेस का ओवरव्यू लेगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखूंगा, क्योंकि पता भी तो चले 5 पेजेस फिजिक्स के रिवाइज करने, केमिस्ट्री के रिवाइज करने, बॉटनी के रिवाइज करने, zoology के रिवाइज करने, सबके लिए टाइम सेम नहीं हो सकता, है ना। एवरीथिंग टाइम विल बी डिफरेंट। तो मैं शुरू में पहले देखूंगा, अच्छा थ्योरी ज्यादा है कि न्यूमेरिकल ज्यादा है या क्या ज्यादा है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टाइम बाउंड स्टडी करूंगा कि यार अगले 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपके लिए वो टाइम 20 मिनट्स भी हो सकता है, 45 मिनट्स भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, मतलब वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल, व्हाटएवर दैट इट इज, ठीक है। इट शुड बी ए टाइम बाउंड स्टडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात को 10 बजे आपने शुरू किया पढ़ना और ये जो काम हो सकता था शायद 40 मिनट्स में हो सकता था, उसको खत्म किया रात को 2 बजे, ठीक है। वो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर आप मुझसे कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या लेके जाएं, एक लाइन जरूर लेके जाएं, दैट इज टाइम बाउंड स्टडी। ऐसा बिल्कुल माइंडलेस नहीं होना चाहिए कि किताब खोली चलो यार रिवाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा एक जनरेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप लोग ऐसे रिवाइज करते हैं, ऐसे, हाँ हो गया रिवाइज, ठीक है। तो ये जनरेशनल प्रॉब्लम है, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं एग्री करता हूं इसके ऊपर, बट इसके ऊपर ध्यान दीजिए। कोई भी अगर बायो की चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसको याद करने के बाद, कॉपी बंद करने के बाद लिख के जरूर देखिए, ठीक है। केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला वगैरह कर लिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं उसके ऊपर, तो वो क्वेश्चंस करके देखिए अपने खुद हाथों से, ठीक है। चाहे डीपीपी की प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ भी, अगर आप डीपीपी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे जाके, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी zoology, तो डेफिनेटली अपने माइंड में रखिए कि आपको वो डीपीपी सॉल्व करनी है तो वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। Forget everything. If you can forget or if you want to forget about today's class, take one thing, that the study has to be time bound. Never ever do it कि यार कॉपी खोली बस ऐसे ही, ठीक है, शुरू हो गए, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। एंड शायद आपने सुना है या नहीं है, बट मैं ऑनलाइन बताता भी हूँ। पोमोडोरो टेक्निक नाम सुना आपने? 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ब्रेक में मोबाइल नहीं देखना है,
ठीक है। हाँ, गाना सुन सकते हैं आप इफ़ यू वांट टू, ठीक है। कुछ वॉक कर सकते हैं, पानी वानी पी के आ सकते हैं, अपनी चेयर से उठिए, थोड़ा वॉक करके आ जाइए, फिर 25 मिनट्स पढ़िए, फिर 5 मिनट ऐसे करिए, ठीक है। आप लगभग 4 बार ये सर्कल रिपीट करने के बाद 2 आवर्स हो जाते हैं। 4 बार अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद आप लंबा ब्रेक भी ले सकते हैं 20-25 मिनट्स का। मैं कह रहा हूँ आप करके देखिए, यू विल, मतलब क्या गेम नहीं चेंज हो गई तो आप बताना मेरे को, ठीक है। 25 मिनट्स का अलार्म लगाइए, और पोमोडोरो टाइमर आता है और अमेजॉन वगैरह पे अवेलेबल है, कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कोई आसपास से कहीं मिल जाए, ठीक है। 200-500 रुपये का आ जाएगा, नहीं तो 500 रुपये भी खर्च नहीं करने, 100-150 रुपये खर्च करने हैं तो वॉल क्लॉक, सॉरी टेबल क्लॉक होती है ना, जो टेबल क्लॉक ले लीजिए, 100-150 रुपये की आ जाएगी, ठीक है। उसमें हमेशा 25 मिनट का आप अलार्म लगाइए और 25 मिनट में काम करना शुरू करिए। आप विश्वास नहीं करोगे, इफ वी विल मीट अगेन आफ्टर ए मंथ और सो, ठीक है। आप 1 महीना यह करके देखिए, आपकी एफिशिएंसी अगर ना इंक्रीज हो गई ना तो आप मुझे बोलना। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम द लास्ट मिनिमम आई वुड से 25 ईयर्स और सो, ठीक है। और मुझे पता है 4-4 घंटे का काम 1-1 घंटे में कैसे कंप्लीट होता है। बस पोमोडोरो टाइमर गायब करना वहां से, उसी काम को करने में मुझे कितने लग जाएंगे, 4 आवर्स। वही पोमोडोरो टाइमर यूज करना है, बस 2-4 दिन कंसिस्टेंटली यूज करना है, उतने ही वॉल्यूम ऑफ वर्क को मैं 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप तो पक्का ही कर सकते हैं। ऑल आर मतलब वेरी 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 मच इंटेलिजेंट, ठीक है। और कोई? सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो कैसे करते हैं? यही बताया, अभी बताया मैंने। क्या बताया मैंने? टाइम बाउंड स्टडी, ठीक है। आप घर पे एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो नेवर डू इट विदाउट, है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स के प्रैक्टिस करने हैं तो ठीक है यार चलते हैं शुरू कर दें, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। नो, डू नॉट देखना एंड ऑल। अरे 10 में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है जो नहीं भी होगा, दैट इज ओके, आई एग्री विद इट। बट आपको पता होना चाहिए कि आज जो मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं वो रोटेशनल मोशन क्या है, मैंने रोटेशनल मोशन कितने अच्छे तरीके से रिवाइज कर रखा है, मेरा क्या कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, और मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए इसके ऊपर। यू मस्ट रफ आइडिया, आई वुडंट से एग्जैक्ट तो आपको पता ही नहीं होगा, बच्चे हो आप, ठीक है। बट रफ आइडिया तो होना चाहिए यार। 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 20 मिनट लगेंगे, 22 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल आल्सो। तो आपको टाइम बाउंड स्टडी, जब आप घर पे अपना टाइम इंप्रूव करेंगे ना, तब एग्जाम में जाके इंप्रूव होगा। आप सोच रहे हैं क्या, क्योंकि घर पे आप टाइम देख के नहीं पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे? तो आपको घर पे टाइम मैनेज करना सीखना होगा, तब वो एग्जाम में जाके रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। Thank you very much to each and every one of you, ठीक है, for giving your precious time, and all the best for your NEET 2026 एग्जाम, ठीक है। एंड आई होप सो आज का सेशन आप सबके लिए एक वंडरफुल इनसाइट जरूर लेके आया होगा, और एज वेल एज आप सब कुछ इसमें से सीखेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।